नमस्कार। सुर्खियों के बाद खबरें विस्तार से। आपके साथ मैं हूं ललित प्रजापति। शुरुआत करेंगे भोपाल से मिल रही बड़ी खबर के साथ। राजधानी में तेजी से कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ते जा रही है। 52 लोगों की रिपोर्ट कोविड-19 पॉजिटिव आए हैं। ये सभी ऐशबाग और कोटरा सुल्तानाबाद में 12 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। बैरागढ़ के मछली मार्केट में एक महिला की रिपोर्ट भी पॉजिटिव निकली है। ये सबसे ज्यादा चिंता की बात। प्रोफेसर कॉलोनी में एक 80 वर्षीय बुजुर्ग महिला की रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई है। तो बड़ी खबर, राजधानी भोपाल में तेजी से बढ़ रहा संक्रमण का आंकड़ा। भोपाल में 52 लोगों की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। ऐशबाग और कोटरा सुल्तानाबाद में 12 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। बैरागढ़ का मछली मार्केट में एक महिला की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है और अब इन सभी की कॉन्टैक्ट हिस्ट्री तलाशी जा रही है। सहयोगी पूजा इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई है। सीधा आपको पूजा के पास लिए चलेंगे। पूजा, नए आंकड़ों के साथ कहां तक पहुंच गया राजधानी का कोरोना ग्राफ? क्या रणनीति कोई बदली जाएगी या इंतजार किया जाएगा? अनलॉक होते इंडिया के साथ ये आंकड़े थोड़े बढ़ेंगे? पूजा, देखिए ललित, जिस तरह की स्वास्थ्य विभाग ने पहले ही संभावना जताई थी कि आने वाले 2 महीने यानी कि जून और जुलाई सबसे हाई रिस्क महीने माने जा सकते हैं कोरोना संक्रमण के मामले में, और इन्फेक्शन रेट की भी बात करें तो इन 2 महीनों में लगातार बढ़ता हुआ दिखाई देगा। यह पहले से ही स्वास्थ्य विभाग ने अपनी आशंका जताई थी और इसी संभावना पर जिले में तमाम तैयारियां भी की जा रही हैं, जिसको देखते हुए स्वास्थ्य विभाग अपनी तरफ से पूरा अलर्ट है ऐसा बताया जा रहा है। लेकिन जिस तरीके से जून की शुरुआत से ही अगर हम देखते हैं तो एकाएक जो संक्रमण का ग्राफ है वो लगातार बढ़ता ही जा रहा है। 40, 45 और अब 50 पार भी हो चुका है। एक दिन में 52 मरीज राजधानी भोपाल से निकल के आ रहे हैं। खास बात यह है कि पहले जो संक्रमित मरीज निकलते थे वो शहर के हॉटस्पॉट जोनों से आते थे, क्योंकि विभाग का यह तर्क था कि संक्रमण की चेन कहीं ना कहीं हॉटस्पॉट जोनों में ही बनती हुई दिखाई दे रही है। और विभाग ने एक रणनीति भी तय की थी जिसके तहत जो भी फर्स्ट कॉन्टैक्ट पर्सन होता है कोरोना संक्रमित मरीज का, उसी के सैंपल टेस्ट किए जाते हैं। लेकिन जैसे ही अनलॉक फेज 1 की शुरुआत हुई, लोगों का आना जाना शुरू हो चुका है। तमाम सावधानी बरतने की भी लगातार अपील की जा रही है, गाइडलाइंस भी जारी कर दी गई हैं, लेकिन उसके बावजूद कहीं ना कहीं सावधानी पूरी बरती नहीं जा रही है। और असावधानी नहीं बरतने का ही ये नतीजा है कि जिस तरीके से संक्रमण का ग्राफ है वो शहर में लगातार बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। जो हॉटस्पॉट जोन थे वहां से तो संक्रमित मरीज मिल ही रहे हैं, लेकिन अब नए एरिया से भी संक्रमित मरीजों का निकल के आने का सिलसिला शुरू हो चुका है। एक जगह से 12 रिपोर्ट पॉजिटिव आ रही है। पहले की स्थिति अगर हम कंपेयर करते हैं तो पहले यह था कि अगर 12 या 15 रिपोर्ट एक ही जगह से वाकई तो उसके मुकाबले अब तेजी से आंकड़े बढ़ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया पूजा, वक्त की कमी है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी पूजा हमारे साथ जुड़ी हुई थी। इधर भोपाल में लोगों को कोरोना से बचाने के लिए ड्राइवर और ऑटो में सफर करने वालों के बीच दूरी बना दी गई है। ऑटो में ड्राइवर की सीट के पीछे एक्रिलिक शीट के जरिए इसे कवर किया गया है। ट्रांसपेरेंट है ये शीट। सवारी और ड्राइवर के बीच डायरेक्ट कांटेक्ट एक तरीके से खत्म हो जाएगा। ऑटो में बैठने वाले लोग दूरी के साथ ड्राइवर से संवाद कर सकेंगे। इसके अलावा मास्क न पहनने वाले लोगों के लिए ऑटो में ही मास्क की व्यवस्था भी की गई है। ऑटो में लोगों के बैठने से पहले उनके हाथों को सैनिटाइज किया जा रहा है। अगर आप सुरक्षा मेजर्स के साथ कहीं सफर कर रहे हैं और अब ऑटो और टैक्सी भी शुरू हो चुके हैं, ऐसे में अगर आप ऑटो और टैक्सी से एक जगह से दूसरी जगह का सफर तय कर रहे हैं तो उसके लिए जो ऑटो हैं अब उन्होंने भी लोगों को संक्रमण से बचाने के लिए तैयारियां पूरी कर ली हैं। यानी अब ऑटो को इस तरह से डिजाइन किया गया है ताकि लोग जब इस दौरान सफर करें तो उनकी सुरक्षा पूरी तरह से रहे, यानी जो ड्राइवर हैं और यात्री हैं उनके बीच संक्रमण ना फैले और दूरी भी बनी रहे और ऑटो को सैनिटाइज भी किया जा सके। यानी जो ऑटो में यात्रा के दौरान जो जरूरी सुरक्षा के कदम है वो अब उठाए गए हैं और ऑटो की डिजाइन में भी थोड़ा सा बदलाव किया गया है। जिस ऑटो को डिजाइन किया है नीरज गुलाटी ने, जानते हैं सर आपने इस ऑटो को डिजाइन किया है इस तरीके से, मतलब डिजाइन तो नहीं कहेंगे लेकिन फिर भी जो शीट इसमें लगाई है, सैनिटाइजर का इस्तेमाल इसमें किया है, तो लोग अब इत्मीनान के साथ इसमें बैठ सकेंगे। हाँ बिल्कुल,
मेरे को ऐसा लगा कि ऑटो एक ऐसा साधन है जो बहुत ही कॉमनली यूज्ड है और इसमें ड्राइवर और पैसेंजर्स काफ़ी नज़दीक बैठे होते हैं क्योंकि एरिया कम है, तो उसी को पार्टीशन एक हमने लगा दिया है एक्रेलिक फाइबर शीट का, ताकि अगर ड्राइवर एक दूसरे को देख सकते हैं, इशारों से कम्यूट कर सकते हैं, लेकिन संक्रमण ना फैले। ड्राइवर पैसेंजर से सेफ है, पैसेंजर ड्राइवर से सेफ है। उसके अलावा हमने यहाँ पे एक फ्रेम माउंट किया है जिसके अंदर सैनिटाइज़र रखा हुआ है, सैनिटाइज़र बॉटल लगी है। बैठने से पहले जो भी पैसेंजर आएगा पहले वो उसको यूज़ करेगा, हाथ अपने सैनिटाइज करेगा, देन ओनली ही विल सिट इन द व्हीकल। और उसके अलावा अगर आपके पास पैसेंजर के पास मास्क नहीं है तो फेस मास्क भी इसमें रखे हुए हैं। फेस मास्क की आवश्यकता अगर पड़े तो ड्राइवर आपको फेस मास्क दे देगा। तो एक तरीके से हमने उसका सोशल डिस्टेंसिंग और सैनिटाइजिंग का पूरा ध्यान रखते हुए इसको डिज़ाइन किया है। और साथ ही इस डिज़ाइन को इसका हमने फोटोज़ बना के एक प्रेजेंटेशन बनाया है जो कि हम हेल्थ डिपार्टमेंट और ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट को भेज रहे हैं। जिस तरह से हर व्यवस्था में बदलाव किया जा रहा है सुरक्षा को लेकर, उसी तरह से अब ऑटो में बैठने की व्यवस्था में भी बदलाव देखने को मिला है। कैमरामैन अनिल के साथ रंजना दुबे, न्यूज़ 18 भोपाल। और इधर कोरोना संकट काल में संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी प्रदेश व्यापी आंदोलन करने जा रहे हैं। वो कल यानी 5 जून को काला दिवस मनाएंगे। इसमें 19,000 संविदा स्वास्थ्य कर्मी काला मास्क, काली टोपी, काली पट्टी, काला चश्मा लगाकर विरोध प्रदर्शन करेंगे। नियमितीकरण और 5 जून 2018 की संविदा नीति लागू करने के साथ साथ संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों को कोरोना वॉरियर का लाभ देने की मांग ये लोग कर रहे हैं। जून 2018 को संविदा नीति जो जारी की गई थी मध्य प्रदेश शासन द्वारा, पूरे 2 वर्ष बीत जाने के बाद भी वो नीति आज तक संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों पर लागू नहीं की गई है। 90% का वेतनमान नहीं दिया गया है, नियमित कर्मचारियों जैसी कोई सुविधाएं नहीं दी गई हैं, जो कि ऐसे संक्रमण काल में इस तरह का भेदभाव करना मध्य प्रदेश शासन द्वारा निश्चित ही तमाम संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों का मनोबल कम करने जैसा काम है। हाईकोर्ट में आज शराब ठेकेदारों की याचिका पर सुनवाई हुई। कोर्ट ने अंतरिम आदेश देते हुए कहा कि जिन ठेकेदारों को संशोधित शराब नीति मंजूर नहीं, 3 दिन के अंदर वो शपथ पत्र दें। जिन ठेकेदारों को सरकार की नीति मंजूर नहीं है, उन पर कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। और जिन्हें ये नीति मंजूर है वो शपथ पत्र दें कि वो साथ में है, वो दुकानें खोलेंगे, इस तरीके का जिक्र है। कोर्ट ने यह भी कहा है कि शराब ठेकेदारों को एक विकल्प तो चुनना होगा। जिन ठेकेदारों को नई शर्त मंजूर नहीं, उन शराब ठेकेदारों की दुकानों का सरकार नया टेंडर करेगी। ये किया है कि जो ठेकेदार इस नई व्यवस्था और नई शर्तों को स्वीकार कर रहे हैं और स्वीकार करके दुकानें खोलना चाहते हैं, उन ठेकेदारों को अपना लिखित में विकल्प 3 वर्किंग डेज में देना पड़ेगा सरकार को कि वो इस व्यवस्था को स्वीकार कर रहे हैं, नई शर्तों को स्वीकार कर रहे हैं और वो दुकान चलाना चाहते हैं उसके अंतर्गत, ताकि वो अपनी दुकानें रन कर पाएंगे, चला पाएंगे। जहां तक और सहयोगी प्रतीक आपको नजर आ रहे होंगे। प्रतीक, बड़ा फैसला है, लेकिन 3 दिन बाद ये लगभग तस्वीर साफ होगी। अगर कोई कानूनी अड़ंगा ठेकेदार और ना अड़ाना चाहे तो। प्रतीक, जी देखिए, बिल्कुल बेशक अब 3 दिनों का समय उन ठेकेदारों के सामने है जो नई संशोधित नीति को कहीं ना कहीं उसे मंजूर करते हैं और चाहते हैं कि हाँ वो अपना व्यवसाय उस नीति के लिहाज से आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो वो अपना शपथ पत्र जो है वो हाईकोर्ट में पेश कर सकते हैं। उसके बाद आगामी रूप से उनकी दुकानों पर फैसला होगा। इस बीच विकल्प अब कहीं ना कहीं खुले हैं शराब ठेकेदारों के सामने, या तो वो जा सकते हैं या फिर वो अपनी नामंजूर भी कर सकते हैं इस नई नीति को, और उन दुकानों पर सरकार आगे जाके रीटेंडर कर सकेगी। इस बीच आज का जो अंतरिम आदेश है वो तो यही कहता है कि ना तुम जीते ना हम हारे। एक लंबा गतिरोध जो था वो शराब ठेकेदारों और सरकार के बीच चल रहा था। 17 जून को अब पूरे मामले में अगली सुनवाई जो है वो नियत कर दी गई है। एक लंबा घाटा रोजाना जो है राजस्व का सरकार को हो रहा था। पूर्व में हाईकोर्ट ने कहा था कि बेहतर होकर समन्वय बना लें, लेकिन समन्वय नहीं बन पाया। इस वजह से हाईकोर्ट को पूरे मामले में हस्तक्षेप करना भी पड़ा, चूंकि याचिकाएं दायर थी। और सरकार ने अब जो नया अंतरिम आदेश दिया उसके लिहाज से अब सरकार को और ठेकेदारों को आगे चलना होगा। तो बेशक सरकार को एक और जहां नुकसान लंबे समय से हो रहा था, ठेकेदार दुकानें खोल नहीं रहे थे, वहीं ठेकेदारों के सामने
सामने भी मजबूरी थी कि सरकार उन पर लगातार कार्रवाई कर रही थी। तो अब बीच का रास्ता ये निकला कि जो कहीं ना कहीं वास्ता रखते हैं नई नीति से वो साथ जा सकते हैं सरकार के, और जिन्हें कहीं ना कोई समस्या है वो गतिरोध जो लगातार चला आ रहा था वो नामंजूर कर सकते हैं, और उन ठेकों को वो उन्हें सरेंडर करना होगा और आगामी रूप से सरकार उस पर रीटेंडर करेगी। अब 17 जून को देखना है कि क्या कुछ आगे होता है पूरे मामले। वाकई बहुत बहुत शुक्रिया प्रतीक इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी प्रतीक हमारे साथ जुड़े हुए थे, और प्रतीक जिस तरीके से जानकारी दे रहे हैं, कम से कम 3 दिन का इंतजार और है। अब बात बदइंतजामी और लापरवाही की। बारिश में किसानों की मेहनत बर्बाद हो रही है। मंडियों में खुले में पड़ा अनाज भीग रहा है। 3 जिलों की तस्वीरें हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। दमोह, यहां मौसम विभाग के अलर्ट के बावजूद खुले में पड़ा अनाज भीग गया। प्रशासन ने कोई इंतजाम नहीं किए। यही हाल हरदा का। निसर्ग तूफान की वजह से बारिश शुरू हो चुकी है। खरीदी केंद्रों में खुले में पड़ा अनाज भीग कर बर्बाद हो रहा है। विदिशा में भी समर्थन मूल्य में खरीदा गया गेहूं खुले में पड़ा हुआ है। समय पर परिवहन नहीं हुआ और ये बारिश की भेंट चढ़ गया। इधर भोपाल, होशंगाबाद, सीहोर, सीधी, यहां के हाल देख लीजिए। 4 तस्वीरें, लगातार अनाज की बर्बादी की तस्वीरें। यहां भी अनाज खुले में पड़ा है। इसको भीगने से बचाने के लिए कहीं कोई इंतजाम नहीं। मौसम विभाग का अलर्ट जारी किया जा चुका था, पहले ही जारी किया जा चुका था। बावजूद इसके ये लापरवाही क्यों बरती गई? तस्वीरें आपको दिखाते हैं विस्तार से। प्रशासन की लापरवाही के चलते सैकड़ों क्विंटल गेहूं भीग गया है। वेयर हाउस के बाहर ही ये गेहूं रखा हुआ था, बाहर रखे रखे ये भीग गया। सैकड़ों क्विंटल गेहूं खरीदी बंद हो चुकी है। 4 दिन बाद भी इसका स्टोरेज नहीं किया जा सका। करतार गेहूं तुलाई केंद्र में बड़ी लापरवाही दिखी है, और मौसम विभाग का अलर्ट था, काफी पहले से था, बावजूद उसके सुस्ती बरती गई। और अंजाम ये तस्वीरें जो आपको नजर आ रही हैं। सैकड़ों क्विंटल गेहूं खुले में पड़े पड़े भीग गया। भीगा हुआ गेहूं अब ये बर्बाद, ये अनाज हो गया। सहयोगी जितेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जितेंद्र, पूरी जानकारी। देखिए, अगर बात करें तो मौसम की जो चेतावनी है पहले ही जारी कर दी गई थी, मगर उसके बावजूद प्रशासन ने कोई अलर्ट और जारी नहीं किया, और इस तरह के जो गेहूं खरीदी केंद्र वहां पर गेहूं को ढकने की कोई व्यवस्था नहीं की गई। भंडारण को खुला रख दिया गया। जो किसानों का गेहूं है, अनाज है, वो खुले में पड़ा हुआ है। तकरीबन बारिश के चलते सैकड़ों कुंटल अनाज गेहूं बारिश में भीग चुका है। अब प्रशासन लीपापोती की जुगाड़ में लगा हुआ, और इन्हें जो वेयर हाउस है उन्हें रखने तक की व्यवस्था नहीं की गई। तो कह सकते हैं किसानों का जो बहुत ही मेहनत से उगाया हुआ गेहूं है, आज वो बारिश में सड़ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जितेंद्र इस तमाम जानकारी के लिए। मेहनत से उगाया गया गेहूं इस तरीके से लापरवाही की भेंट चढ़ गया। प्रदेश के पूर्व मंत्री जीतू पटवारी ने एक ट्वीट कर प्रदेश सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि किसानों का गेहूं भीग रहा है, खुले में सड़ रहा है। ऐसे में वो सरकार से सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर सरकार है कहां? और इधर किसानों को चिंता करने की जरूरत नहीं, ये कहना है नरोत्तम मिश्रा का। उन्होंने कहा कि उनका गेहूं हर हाल में सरकार खरीदेगी। मंत्री ने यह भी बताया कि अब तक 1 करोड़ 25 मीट्रिक टन से ज्यादा गेहूं खरीदा गया। इनमें से 96% गेहूं को सुरक्षित जगह पर रख लिया गया है। केंद्र से चना खरीदी की भी राज्य को अनुमति मिल गई है। लेकर पहुंच रहे क्योंकि उनके लिए डेट बढ़ा दी गई थी। ऐसे में उनका गेहूं खराब हो गया, ट्रॉलियों में भरे भरे बारिश पड़ गई। ऐसे उसके बाद भी लेंगे ना, यही तो मैंने कहा है, किसान को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। सर, दाम तो गिर जाते हैं पर गेहूं के भीगने के बाद? जी नहीं, जो शासकीय रेट घोषित होता है उसी रेट पे लिया जाता है। इसमें न तो गिरता है न उठता है। ये भाव जो सरकारी मूल्य होता है वो स्थिर रहता है। सरकारी मूल्य कभी न घटता है और न कभी बढ़ता है। एक बार जो मूल्य घोषित हो जाता है वो ही रहता है। यह केंद्र से मंजूरी मिल गई है, कल आ भी गई है, और किसान की जो चिंता थी तिवड़ा की, वो तिवड़ा की समस्या समाप्त हो गई। और यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, और ब्रेक के बाद कोरोना योद्धा की बात करेंगे। भूखी बच्ची को दूध पहुंचाने वाले आरक्षक को सम्मानित किया गया है। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने इसे सराहा है। आरक्षक किन्नर सिंह यादव की तारीफ की है। नगद पुरस्कार देने का ऐलान किया गया है। भोपाल रेलवे स्टेशन का ये पूरा घटनाक्रम है। भागते हुए, चलती ट्रेन में भागते हुए दूध का पैकेट एक भूखी बच्ची तक इंदर ने पहुंचाया था। हमने प्रमुखता से एक खबर दिखाई।
और दिखाया कि किस तरीके से एक सच्चे कोरोना योद्धा की तरह इंदर ने अपनी जिम्मेदारी निभाई है। मां ने वीडियो संदेश भेजकर इंदर का आभार भी जताया था, यही हमारे रियल हीरो। इसके बाद रेल मंत्री ने भी इंदर की तारीफ की थी और अब नकद इनाम का ऐलान किया गया है। और अब आपको दिखाते हैं कि आखिर ये पूरा घटनाक्रम कैसे रहा, देखिए। कहते हैं सेवा कभी बेकार नहीं जाती। ये बात भोपाल के आरपीएफ जवान इंदर यादव के लिए सही साबित हुई। उन्होंने एक बच्ची को खुद की जान जोखिम में डालकर चलती ट्रेन में दूध उपलब्ध कराया था। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने भी फेसबुक और ट्विटर पर जवान की सेवा और कर्तव्य परायणता का फुटेज शेयर किया और उनके प्रयास को काफी सराहा है। जवान आरपीएफ थाना भोपाल में आरक्षक है। 31 मई का वाकया है जब रात 8:43 पर भोपाल रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म 1 पर कर्नाटक से गोरखपुर जा रही श्रमिक स्पेशल ट्रेन पहुंची। कोच S7 में साफिया हाशमी नामक महिला बैठी थी और उसकी 3 महीने की बेटी दूध न मिलने की वजह से रो रही थी। महिला ने पास खड़े जवान इंदर यादव से मदद मांगी। महिला की गुहार सुनकर आरपीएफ जवान इंदर यादव बच्ची के लिए दूध लाने बाहर जाते हैं। लौटते समय ट्रेन चलने लगती है, तब वो दौड़ लगा देते हैं। एक हाथ में राइफल तो दूसरे हाथ में दूध का पैकेट थामे दौड़ते जवान बच्ची की मां के पास पहुंचते हैं और उसे दूध का पैकेट देकर ही दम लेते हैं। 3 माह की बच्ची और उसकी मां की मदद जान जोखिम में डालकर करने का सारा वाकया स्टेशन पर लगे सीसीटीवी में कैद हुआ और अब रेल मंत्री ने भी इंदर यादव के साहस को सराहा है। कर्नाटक के बेलगांव से उत्तर प्रदेश के बहराइच जा रही महिला साफिया हाशमी की मां ने तो वे परिवार के साथ बेलगांव में फंसी हुई थीं। किसी तरह श्रमिक ट्रेन से गोरखपुर जाने का मौका मिला। ट्रेन जब 1126 किलोमीटर बाद भोपाल स्टेशन पहुंची तो उन्होंने आरपीएफ के जवान इंदर यादव से बेटी के भूखे होने के बारे में बताया। उन्होंने मुझे जगह पर बैठने को कहा और वहां से चले गए। ट्रेन स्टेशन से जब चलने लगी तो मदद की उनकी उम्मीद भी दम तोड़ने लगी। अचानक खिड़की में से किसी ने दूध अंदर पहुंचाया तो देखा वो इंदर यादव थे। साफिया उस समय उन्हें शुक्रिया भी नहीं कह पाई। 2 दिन बाद मिले दूध को पीकर बेटी सुकून से सो गई और जब परिवार 1 जून की सुबह गोरखपुर पहुंचा तो इन लोगों ने वीडियो जारी कर इंदर यादव को असली हीरो बताते हुए शुक्रिया कहा। मुझे किसी स्टेशन पे दूध नहीं मिला, मैंने कई स्टेशन पे बोला दूध के लिए पर मुझे कहीं दूध नहीं मिला। मुझे भोपाल में इंदर यादव जी ने मेरी मदद की, उन्होंने मुझे दूध दिया। मेरी बच्ची को 3 महीने की मेरी बच्ची है, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। आरपीएफ जवान इंदर यादव की मदद और ड्यूटी निभाने के जज्बे की अब हर जगह तारीफ हो रही है। दूध के लिए तड़पती 3 माह की बच्ची और उसकी मां के लिए इंदर यादव किसी फरिश्ते से कम नहीं, जिन्होंने जान की परवाह किए बगैर इंसानियत को नया जीवन दे दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और चलिए अब आपको दिखाते हैं उज्जैन में बेखौफ बदमाशों की करतूत। बदमाशों ने नानाखेड़ा बस स्टैंड पर खड़ी 7 बसों में आग लगा दी। इधर इंदौर में रुई गोदाम में आग लग गई, फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। ये 2 तस्वीरें हैं, 2 अलग अलग घटनाएं। एक इंदौर की तस्वीरें हैं, एक उज्जैन की तस्वीरें हैं। रुई गोदाम में आग लगी, वो आग के गोले में तब्दील हो गया। रात को आग लगी, अल सुबह 5 बजे तक इसे बुझाने के लिए कोशिश करनी पड़ी। एक तरफ आप तस्वीर देख रहे हैं उज्जैन की, जहां एक के बाद एक 7 बस धू धू कर जल गईं। बाद में ये साफ हुआ कि ये आग लगी नहीं, ये आग लगाई गई है। निसर्ग तूफान का मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में साइड इफेक्ट देखने को मिल रहा है। मध्य प्रदेश में 16 से ज्यादा जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। इसके अलावा मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। चक्रवाती तूफान निसर्ग के दिशा बदलने के चलते ये फैसला लिया गया। ये अलग अलग जगहों की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। उज्जैन, इंदौर, भोपाल, शाजापुर, दमोह, कवर्धा, कोरबा, बिलासपुर। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।